Hello, of you. The students, hope you are doing well and you are continuing with your studies. We know the countdown has already begun, and on 15th of March, you have your CBSE class 10th social science paper. Keeping this in mind, we have brought the previous year some important questions for you. If you read the blueprint which is available in the market, not officially released by CBSE, you might have noticed one thing, that history chapter 1 is being shown to carry 5 marks. So keeping this in mind, we have brought the important questions from first chapter, that is the rise of nationalism in Europe, that is history first chapter. If you carefully watch this video, I hope this will be helpful for you to answer the question which is going to appear in exam. We have brought some important questions, especially we are expecting to have a 5 marks question from this chapter. So let us begin. The first question which we have here is, explain the aim to form Zollverein, a custom union in 1834 in Germany. Now we have read about this Napoleonic Code which was of 1804, and we have read this after 1804 Napoleon has introduced several changes or measures which were helpful for different custom unions or for the traders in Germany. Zollverein was one such union which abolished tariff barriers, and it was reduced, or the custom duties or number of custom duties were reduced from above 30 to low or to only 2. So Zollverein here is actually a custom union, or simply we can call it as trade union. हमको पता है कि ट्रेड यूनियन क्या होती है, जो अलग अलग मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको हेल्प करने के लिए कॉमन मेजर्स वो लोग फॉलो करें, कॉमन वेट्स वो लोग यूज करें, उनमें आपस में ट्रेड करना आसान हो, इसलिए ये बनी थी. ठीक है. सो लेट्स सी द आंसर हियर. टू अबॉलिश द टैरिफ बैरियर्स, जो टैक्सेस अलग अलग जगह लगते हैं और जो वेट एंड मेजर्स यूज हुआ करते थे वो अलग अलग हुआ करते थे, तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि जो ट्रेड है वो करना इजी हो जाए, ये यूनियन जो है ज़ोलवेरेन बनी थी. कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन इसमें से आता है, और आपको पता है 20 मार्क्स के एमसीक्यूज भी हैं. सो मे बी यू आर गेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस ज़ोलवेरेन इन एमसीक्यू. टू रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम अबाउट 30 to 2, हमको पता है अगर अलग अलग करेंसीज हमको यूज करनी पड़ेगी तो उनमें ट्रेड करना या फिर उनको आपस में इंटरचेंज करना, काफी कन्वर्ट करना डिफरेंट हो जाएगा हमारे लिए. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब द एक्सप्लोसिव कंडीशन प्रिवेल्ड इन बल्कन आफ्टर 1871 इन यूरोप. अब ये बल्कन क्या था, हमको पता है कि फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में बल्कन रीजन गिवन है. हमको पता है कि एक इस्लामिक एम्पायर हुआ करता था जिसका नाम था ओटमान एम्पायर, और जब वो डिसइंटीग्रेट हुआ, जब वो टूटा, तो कई सारी अलग अलग कंट्रीज फॉर्म हुई, और वही ऐसा रीजन था बल्कन सी के आसपास जिसको लेके काफी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था, और जो भी आसपास के पावरफुल नेशंस थे वो सब चाहते थे कि वो जो बल्कन रीजन है उसको कंट्रोल करें. अगर वो ट्रेड रूट उनके कंट्रोल में आ गया, अगर वो सी के थ्रू जो रूट हो रहा है वो उनके कंट्रोल में आ गया, तो उनको डेफिनेटली बहुत इकोनॉमिकली हेल्पफुल होएगा. इसलिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ और कई सारी कंट्रीज ने चाहा कि उसको वो अपने कंट्रोल में लें, और इसी को लेके बल्कन रीजन एक एक्सप्लोसिव जोन बना जिसको लेके काफी लड़ाई झगड़ा हुआ. ठीक है. लेट्स सी द आंसर हियर. एक्सप्लोसिव कंडीशन ऑफ बल्कन इन 1871. द बल्कन वाज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन. एथनिक वेरिएशन, वहां पे अलग अलग ग्रुप्स रहा करते थे जिनकी रिलीजन अलग हो या जिनकी लैंग्वेज अलग हो, जिनकी मान्यता अलग हो. कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस एंड मैकेडोनिया, whose inhabitants were broadly known as slaves. Abroad, a large part of Balkans was under the control of Ottoman Empire. हमको पता है कि ये डिसइंटीग्रेट हुआ ओटमान एम्पायर, उसके बाद टर्की एक मेन कंट्री फॉर्म हुई जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि आज का पहले का ओटमान एम्पायर. द स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ रोमांटिक nationalism in the Balkan together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region explosive. हमको पता है कि यहाँ पे रोमांटिज्म का जो आइडिया है, जो पोएट्स थे, जो आर्टिस्ट थे,
उनका ये तरीका हुआ करता था कि वो अपनी जो आर्टिस्ट हैं, उनकी जो एक्टिविटीज हैं, उनकी जो पोएम्स हैं, उनका जो लिटरेचर है, उनको वो यूज करेंगे नेशनलिज्म जो है, नेशनल सेंटिमेंट्स जो हैं, उनको अराउज करने के लिए। ऑल थ्रू आउट द 19th century, द ओटोमन एम्पायर हैड सॉट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ। हमने देखा कि मिडिल टाइम पीरियड पे, ये मेडिवल टाइम पीरियड पे उसने बहुत कोशिश करी अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, पर एनी हाउ वहां के जो ग्रीस के लोग हुआ करते थे या अलग अलग लैंग्वेज पीपल जो हुआ करते थे, वो अपने आप को यूनिफाई नहीं कर पाए या एक नहीं रख पाए, जोड़ के नहीं रख पाए ओटोमन में, और उन्होंने चाहा कि वो ओटोमन एम्पायर से अपने आप को अलग करें। द बल्कन पीपल, बेस्ड ऑन देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट और नेशनैलिटी, यूज हिस्ट्री फॉर देयर क्लेम्स। अब वो ये माना करते थे कि मेडिवल टाइम पीरियड के स्टार्टिंग में 12th सेंचुरी में हम लोग अलग हुआ करते थे, 14th सेंचुरी में एनी हाउ आपने हमको कॉन्कर कर लिया या मर्ज कर लिया, पर हम लोग अलग हुआ करते थे, हमारा कल्चर अलग हुआ करता था, एंड नाउ दे वांट टू बिकम अ इंडिपेंडेंट नेशन, नाउ दे डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर, और इसीलिए एक कॉन्फ्लिक्ट इनमें क्रिएट हुआ। बल्कन आल्सो बिकेम द सेंस ऑफ राइवलरी अमंग द बिग पावर्स। अब ये जो भी बिग पावर्स हैं आसपास में, ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब उसको कंट्रोल करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन of nationalism came with the French Revolution in 1789. Examine this statement. हम लोगों ने 9th में भी एक चैप्टर पढ़ा है फ्रेंच रिवोल्यूशन, 10th में भी हमको पता है फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप में ही काफी इसका डिस्क्रिप्शन आता है, और हमको पता है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन से कैसे ये आइडिया जो है वो स्प्रेड हुआ। इसका पहला क्लियर एक्सप्रेशन हमको मिलता है फ्रेंच रिवोल्यूशन से। हमको पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था उसमें फिलोसफर्स का काफी कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, लेट्स सी द आंसर। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। ये हमको बहुत अच्छे से पता है, वी नो दिस हैपेंस ऑन 14th of July 1789। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, वेक विद द स्टार्टिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ में क्या हुआ था, ये थर्ड पेज पे ही गिवन है। हमको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने जो आइडियाज इंट्रोड्यूस किए थे, उन लोगों ने फ्रेंच जो एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हुआ करती थी उसको एज अ कॉमन लैंग्वेज यूज करा, ताकि जो अलग अलग डायलेक्ट्स थे, रीजनल डायलेक्ट्स थे, उनको डिस्करेज करा, ताकि उनमें आपस में कम्युनिकेट करने के लिए दे मस्ट हैव अ कॉमन लैंग्वेज। जो पहले के ट्राई कलर हुआ करता था रॉयल स्टैंडर्ड, उसकी जगह एक नया फ्लैग उनने यूज करा। देन उन लोगों ने इवन जो फ्रेंच के पीपल थे उन लोग को नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स के तौर पे उनको अराउज करा गया कि दे नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस और दे नीड अ व्हाट यू कॉल अ गवर्नमेंट व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द पीपल, नॉट अ मोनार्कियल रूल। ओके, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग विथ ला पात्रे और द फादरलैंड। तो जहां वो कॉमन लैंड को अपने लैंड मानते थे, फादरलैंड जहां पे उनके फादर रहा करते थे। देन सिटियन, जो ओल्ड मोनार्कियल टाइटल हुआ करते थे, जो ये शो करते थे कि कोई रिच है, कोई पुअर है, अलग अलग स्टेट्स हैं इसमें, उनको अबॉलिश करा गया और कुछ कॉमन टाइटल्स सबके लिए यूज करेगा, जिसमें सिटीजन्स हम लोग बोलते हैं जैसे, तो सब लोग सिटीजन्स हैं, कोई भी स्पेशल नहीं, कोई भी मोनार्च या नोबल नहीं है, कोई थर्ड स्टेट में नहीं आता। तो वो जो ऐसे टाइटल्स थे उनको अबॉलिश करा गया। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, अब ये एक इलेक्टेड असेंबली है मोनार्की की जगह, नेशनल असेंबली को एस्टैब्लिश करा गया, एक इलेक्टेड असेंबली जिसमें जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वो वोट करेंगे और लोग इलेक्ट होंगे और वो कंट्री को रन करेंगे। हाइम्स वर कंपोज एंड ओथ्स वर टेकन, नए जो हाइम्स है वो कंपोज करे गए। ऐसा ही एक हाइम हमको पता है फ्रांस में हुआ था, उसको हम लोग बोलते हैं मार्सेलिस, जो वहां का बाद में जाके नेशनल एंथम भी बना। सेंट्रलाइज एंड यूनिफॉर्म लॉज वर इंट्रोड्यूस्ड, सेंट्रलाइज लॉज, यूनिफॉर्म लॉज, एक समान लॉज बनाए गए ताकि ट्रेड करना काफी आसान हो जाए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड, जो कस्टम ड्यूटीज थी, अलग अलग टैक्स देने पड़ते थे, उनको अबॉलिश करा गया। हमको पता है कि एक रीजन से दूसरे रीजन में हम लोग जाते हैं विद इन द कंट्री, तब भी अलग अलग कस्टम ड्यूटीज हमको पे करनी पड़ती है, टैक्सेस उनको देने पड़ते थे, उसको अबॉलिश करा गया। सिस्टम ऑफ वेट्स वर अडॉप्टेड, एक कॉमन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट अडॉप्ट करा गया। एक ही यूनिट यूज होगी, क्योंकि अलग अलग यूनिट काफी सारी यूज हुआ करती थी और वो एक टाइप का एक बैरियर हुआ करती थी, एक प्रॉब्लम हुआ करती थी उस टाइम पे ट्रेडर्स के लिए, मर्चेंट्स के लिए। फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन,
ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा कि एक ऐसी उनको लैंग्वेज चाहिए जो उनको बाइंड कर सके सब लोगों को। तो जो अलग अलग रीजनल डायलेक्ट हुआ करते थे, जो अलग अलग तरीके हुआ करते थे फ्रेंच को बोले जाने के अलग अलग जगह, उसको डिस्करेज करा गया। एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन इन पेरिस, उसको इनकरेज करके नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करा गया। विद द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। अब ये जो आइडिया थे, ये जो चेंजेस थे, उनने फ्रांस में इंट्रोड्यूस किए थे, इसको बाकी जगह भी इंट्रोड्यूस करा गया, बाकी जगह भी लेके गए जो रेवोल्यूशनरीज थे फ्रांस के वो लोग। Who remarked when the France sneezes the rest of the Europe catch cold? अब ये एक स्टेटमेंट है, ये एक नोशन है, एक आइडिया है जो हमको पता है वहां के एक चांसलर हुआ करते थे, ऑस्ट्रियन चांसलर, जिनका नाम था ड्यूक मेटरनिच। और उनकी दो स्टेटमेंट, दो सेइंग बहुत फेमस हुई। एक तो आपके सामने है ही सरी, दैट व्हेन द फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड। जब फ्रांस को छींक भी आती है तो जो पूरे यूरोप है वहां उनको सर्दी लग जाती है। हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रांस का काफी इंपैक्ट हुआ करता था बाकी कंट्रीज के ऊपर। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि सबसे पहला जो एक्सप्रेशन आया था नेशनलिज्म का, इलेक्टेड फॉर्म ऑफ असेंबली का, इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वो आया था फ्रांस में 1789 में। और ये आइडिया बाकी जगह भी कैरी ऑन लगा कि एक इलेक्टेड बॉडी होनी चाहिए। बाकी कंट्रीज में भी आइडिया बाद में स्प्रेड हुआ। एक और जो फेमस सेइंग है ड्यूक मेटरनिच की, वो है गिसेपी मज़ेनी के बारे में। गिसेपी मज़ेनी हमको पता है एक रेवोल्यूशनरी हैं जो इटली को यूनिफाई करना चाहते थे, इटली को एक नेशन बनाना चाहते थे। और उनको ड्यूक मेटरनिच ने एनिमी और द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर करार दिया। इसका मतलब जो सोशल ऑर्डर है, जो समाज को चलाना है, व्यवस्था करनी है, उसके लिए बहुत बड़ा दुश्मन है जो गिसेपी मज़ेनी है। वो हम लोग समझ सकते हैं कि वो लोग नहीं चाहते थे, ये कंजर्वेटिव्स लोग नहीं चाहते थे कि समाज में या सोसाइटी में चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए। वो लोग मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चाहते थे, वो फेडरल सिस्टम को ही प्रीफर करते थे, इसलिए वो लोग उसको एक एनिमी की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। When France sneezes, the rest of the Europe catch cold, and it was said by Duke Metternich. Again, अगर MCQs या कुछ आता है तो काफी बार ये रिपीटेडली पूछा जाता है कि who said this statement, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रियन चांसलर थे जिनका नाम ड्यूक मेटरनिच था। ये दोनों सेइंग उन्हीं की है। When France sneezes, the rest of the Europe catch cold. And another one was about Giuseppe Mazzini, that Giuseppe Mazzini is the greatest enemy or threat for the social order. Next, move on to next question. Napoleon had destroyed democracy in France, but in administrative field, he has incorporated revolutionary principles in order to make the whole system rational, we can say more responsible or effective and efficient. Analyze the statement. हमको पता है कि जो 1804 का सिविल कोड था, या जिसको हम लोग नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं, उससे कई सारे चेंजेस नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए थे इन यूरोपियन कंट्रीज में जहां पे भी उन्होंने इन्वेड किया था, जिसको भी उन्होंने कॉन्कर किया था। कुछ चेंजेस जो हैं वो हमको पता है कि यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे जो काफी हेल्पफुल थे जो मर्चेंट्स हैं उस टाइम के, उनके लिए, जो गिल्ड्स हैं उनके टाइम के, उनके लिए। कई सारी गिल्ड्स को भी उन्होंने अबॉलिश करा। अब गिल्ड्स क्या होती हैं? जो अलग अलग एसोसिएशन होती है, जो अलग अलग यूनियंस होती है, जो ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को कंट्रोल करती है। पर गिल्ड्स की काफी मोनोपोली हुआ करती थी, उनका काफी कंट्रोल हुआ करता था, और उनको अबॉलिश करके, उनको कंट्रोल करके नेपोलियन ने चाहा कि जो ट्रेड है वो थोड़ा सा ईजी हो जाए करना। देन जो आर्मी है उसको और एफिशिएंट करा गया, जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत पावरफुल हुआ करती थी, उसको भी इफेक्टिव करा गया, रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, अकाउंटेबल बनाया गया। और ये कुछ चेंजेस थे जो 1815 के बाद में भी, जब न्यू कंजर्वेटिव रिजाइम आई। एक तो टर्म आती है कंजर्वेटिव्स, हमको पता है कि कंजर्वेटिव्स वो लोग होते हैं जो ओल्ड इंस्टीट्यूशन को, मोनार्कियल को, चर्चेस को, उनको प्रेफर करते हैं। और एक हम लोग टर्म यूज करते हैं चैप्टर में, न्यू कंजर्वेटिव्स। अब जो रिजाइम आई या जो रूलर्स आए या जो रूल स्टैब्लिश हुआ यूरोप में 1815 के बाद में, वो लोग चाहते थे कि मोनार्की वापस से रिस्टोर हो। पर कुछ जो अच्छे चेंजेस नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए थे उसको वो लोग अंडू करना नहीं चाहते थे।
तो उनको उनने अनड्यू नहीं करा, उनको कंटिन्यू करा उनने, वो उनको अच्छे लगे। हाँ, मोनार्की डेफिनेटली अलग अलग रीजन्स में रिस्टोर करी जहां से भी नेपोलियन ने डिपोज करा था। ठीक है, ओके, लेट्स सी द आंसर। Napoleon had destroyed democracy in France, but in administrative field he has incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. अब क्या क्या उनने किए थे ये हम लोग देखते हैं। All privileges based on birth were removed. By birth से जो भी privileges हुआ करते थे, जो nobility को मिला करते थे, ये चर्चेस में जो प्रीस्ट हैं, बिशप्स, उनको मिला करते थे, उनको अबॉलिश करा गया ताकि सब लोग बराबर हों गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, स्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के लिए सब लोग इक्वल हों। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे उनको और सिंप्लीफाई करा गया ताकि ट्रेड करना या कंट्रोल करना या रूल करना आसान हो जाए। फेडरल सिस्टम वर अबॉलिश्ड। अब फेडरल सिस्टम क्या हुआ करता था, हमको पता है, मोनार्की हुआ करता था या क्लर्जीज हुआ करते थे, उनके अंडर नोबेलिटी हुआ करते थे। वी हैव मोनार्की, और उनके अंडर हुआ करता है नोबेलिटी, और उनके अंडर हुआ करते थे कॉमन पीपल। जबकि बुक में गिवन है, यहां पे वो क्लर्जी गिवन है। क्लर्जी वो लोग होते हैं जो चर्च से रिलेटेड होते हैं, बिशप्स हो गए, फादर हो गए। पर यहाँ पे जो फेडरल सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें मोनार्की हुआ करते थे और नोबेलिटी हुआ करते थे। नोबल, सामंतास हम लोग बोल सकते हैं, इंडिया अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में हम लोग समझे तो जमींदार हो गए। ठीक है, तो जो नोबेलिटी है उनने मोनार्की से लैंड ली। अब ये जो थर्ड स्टेट के लोग हैं या फिर कॉमन पीपल हैं, इनको नोबेलिटी को भी सर्व करना है और साथ में जो मोनार्की है इनको भी सर्व करना है। तो ये ड्वेल सिस्टम एक हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं एक टाइप से फेडरल सिस्टम। ठीक है, ओके। गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। मैंने ऑलरेडी बताया आपको गिल्ड्स क्या होते हैं, जो अलग अलग यूनियंस होते हैं, मर्चेंट्स के, ट्रेडर्स के एसोसिएशन होते हैं। एसोसिएशन उन्हीं को हम लोग बोलते हैं गिल्ड्स। और गिल्ड्स की काफी कंट्रोल हुआ करता था उस टाइम पे ट्रेड में, या इंटरफेरेंस हुआ करती थी ट्रेड में। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इंप्रूव्ड। अब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली जो ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, उनका सामान जल्दी पहुंचेगा, उनके लिए हेल्पफुल भी होगा, उनके लिए बेनिफिशियल भी होगा। तो ये सब चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे नेपोलियन ने 1804 में, जिसको हम लोग नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड भी बोलते हैं। ठीक है, और कई बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर 1 से। ओके, नेक्स्ट, explain the ideas suggested by John Gottfried Herder in promoting the true spirit of nation. अब ये जॉन गॉटफ्रेड हर्डर कौन थे, हमको पता है, ये एक जर्मन फिलोसोफर थे। इनने कुछ आइडियाज दिए थे। अब हम लोग रोमांटिसिज्म जब पढ़ेंगे, या हमको पता है कि जो लोग आर्टिस्ट हुआ करते थे वो, उनका ये मानना हुआ करता था कि जो लड़ाइयां हैं, ये लड़ाई है अलग अलग कंट्रोल, अलग अलग कंट्री के बीच में, वो केवल वॉरफेयर के थ्रू ही, लड़ाई झगड़े के थ्रू ही, अटैक के थ्रू ही नहीं जीती जाती है। इवन जो आर्टिस्टिक एक्टिविटीज हैं, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, लिटरेचर हो गया, पोएम हो गया, उसको भी आप लोग को यूज करते हैं, या वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं उसके लिए। ऐसे ही एक जर्मन फिलोसोफर हुआ करते थे जॉन गॉटफ्रेड हर्डर, जो जर्मनी को लिबरेट करने के लिए की बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, लेट्स सी द आंसर। जॉन गॉटफ्रेड हर्डर वाज अ रोमांटिक थिंकर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रोमांटिक? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो लोग आर्टिस्टिक कम्युनिटी से रिलेटेड होते हैं और जो लोग ये मानते हैं कि जो लड़ाई है या दूसरे अलग अलग देशों का जो पोजेशन है वो केवल लड़ाइयों के थ्रू ही या कॉन्कर करके ही, जीत के ही नहीं हो सकता है। इवन जो लिटरेचर है या ऐसी एक्टिविटीज हैं उनको भी हम लोग इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं इन चीजों के लिए। ऑफ जर्मन ओरिजिन, ही क्लेम्ड दैट द रियल जर्मन कल्चर वाज द कल्चर ऑफ कॉमन पीपल, दस वॉल्क। ओके, ये आपने ऑलरेडी सुना होगा, दस वॉल्क। दस मतलब होता है द जर्मन में, और वॉल्क मतलब होता है फोल्क, या हम लोग बोल सकते हैं पीपल, द पीपल। तो जो आम लोग हैं उन लोग को जोड़ के, उन लोग को यूनाइट करके, ठीक है,
अगर उनको नेशनलिज्म अचीव करना है या कंट्री से इंडिपेंडेंट होना है या कोई कंट्री के पोजीशन से बाहर निकलना है, तो जो भी ऐसे लोग हैं जो अपने आप को किसी और कंट्री का रीजन का समझते हैं, उन सबको आपको जोड़ना पड़ेगा, साथ में लाना पड़ेगा। ये उनका आइडिया हुआ करता था। He also said that the true spirit of the nation, that is Vox Jest, could be effectively popularized only through folk songs. अब ये Vox Jest का मतलब होता है ट्रू स्पिरिट। तो ट्रू स्पिरिट या स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, ये उनका आइडिया हुआ करता था। नेशनल फीलिंग, ठीक है, उसको अराउज करने के लिए देन उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? फोक सॉन्ग्स, पोट्री इफेक्टिवली यूज करनी है, फोक डांस, इन सब के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। और ये एक प्रोसेस है नेशन बिल्डिंग का, ये एक आइडिया है नेशन बिल्डिंग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी was a patchwork of many different region and people. Support this statement with a suitable example. सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं पैचवर्क मतलब क्या होता है। पैचवर्क मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े। हमको पता है कि जो हैब्सबर्ग एम्पायर है, हमने जब पढ़ा चैप्टर तो हमको पता चला कि उसमें कई सारे अलग अलग लोग रहा करते थे, अलग अलग रीजन्स के लोग, उनका एथनिक कल्चर अलग हुआ करता था, उनकी लैंग्वेज अलग हुआ करती थी, उनमें कॉमननेस बहुत कम हुआ करती थी, ठीक है। फिर कैसे ये नेशनलिज्म की स्पिरिट डेवलप हुई, तो हमने चैप्टर में पढ़ा कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फिलोसफर्स। हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इवन मोनार्की, इवन नोबेलिटी, कि वो सब लोग मोनार्की से या वो सब लोग नोबेलिटी से परेशान थे, वो सब लोग जो बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, राइट्स मिल रहे हैं, उससे परेशान थे। और इसने उनको यूनिफाई करना या एक करने का काम करा। लेट्स सी द आंसर। The Habsburg Empire ruled over Alpine region of Tyrol. Now Alpine हमको पता है where it is with the one which is very cooler, right? Of Austria and Sudetenland, as well as the plain of Bohemia. It also had Italian-speaking provinces like Ventia, Lombardy, and the Polish-speaking provinces like Galicia. While the German was spoken by aristocrat in Bohemia, अब जर्मन नहीं, वहां पे कई सारी लैंग्वेजेस बोली जा रही है। डिप्लोमेटिक पर्पस के लिए वो लोग फ्रेंच को भी यूज करते हैं, ठीक है, और अलग अलग डायलेक्ट्स हैं वहां पे जो अलग अलग रीजन में बोली जाती है, और उनमें काफी डिफरेंसेस हैं, काफी डिफरेंशिएशन है उनमें। माइगर एंड मेनी अदर डायलेक्ट्स, अब ये माइगर जो है ये भी एक डायलेक्ट का ही नाम है जो लोकली यहाँ पे बोली जाती है। वह स्पोकन इन हंगरी, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज हम लोग देख रहे हैं कि बोली जा रही है। फिर उनने उनको यूनिफाई करने का काम कैसे करा, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा कि वो लोग सब नोबेलिटी से या नोबल से परेशान थे, वो सब मोनार्की से परेशान थे, ठीक है, वो सब उनसे आजादी चाहते थे। और फिलोसफर का जब ये आइडिया स्प्रेड हुआ तब उन लोगों ने ये अचीव करा। देयर वर आल्सो वैरायटी ऑफ एथनिक ग्रुप्स व्हिच प्रैक्टिस पीजेंट्री, द मोबियंस एंड द स्लोवक्स इन द नॉर्थ, स्लोवेनियंस इन द कैरोनोला, क्रोट्स इन द साउथ एंड रोमन्स इन द ईस्ट। ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि सब अलग अलग रीजन्स में रह रहे हैं और उनका जो कल्चर है वो काफी डाइवर्स है, काफी डिफरेंट है एक दूसरों से, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। How had revolutionaries spread in the ideas of many European states after 1815? How had revolutionaries spread their idea in many European states after 1815? Explain with examples. अभी revolutionaries कौन से क्या होते हैं? हमको पता है कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं क्लास 8 में भी और 10 के भी सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया में हम लोगों ने पढ़ा है कि इवन कांग्रेस भी हम लोग बोल सकते हैं कि मेनली 3 पार्ट हुआ करते थे या 3 अलग अलग ग्रुप्स में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हो गया मॉडरेट्स, एक हो गया एक्सट्रीमिस्ट और एक हो गया रेवोल्यूशनरीज। तो जो क्रांतिकारी थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, उनके बारे में या उनसे रिलेटेड चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब यूरोप में क्रांतिकारी कौन है, यूरोप में रेवोल्यूशनरीज कौन है, एक जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये जिनका नाम आप सब जानते होंगे, वो है इटली के गिसेपी मैज़ैनी। हमको पता है कि उन लोगों ने गिसेपी मैज़ैनी इनिशियली पार्ट हुआ करते थे एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के जिसका नाम है कार्बनरी। उसके बाद 2 सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने खुद ने फॉर्म करी, ठीक है। ओके, लेट्स सी द आंसर हियर।
ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815, अब 1815 में क्या हुआ था, हमको पता है कि 1815 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था। एक तो ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी, जो कैपिटल है ऑस्ट्रिया की, और 1850 में ही बैटल ऑफ वाटरलू में जो ग्रेट फोर्सेस हुआ करती थी, 4 कंट्रीज, उनने सबने मिलकर जो नेपोलियन था उसको डिफीट करा था। ठीक है, और उसके बाद हमको पता है कि जो रिजाइम आया, जो रूल आया यूरोप में, उसको हम लोग बोलते हैं न्यू कंजर्वेटिव्स। ओके, मैनी लिबरल्स नेशनलिस्ट वेंट अंडरग्राउंड ड्यू टू द फियर ऑफ रिप्रेशन। अब 1815 के बाद जो नई गवर्नमेंट आई है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यू कंजर्वेटिव्स, और वो काफी रिप्रेसिव है। ऐसे जो भी लोग जो उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, जो फ्रीडम की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, मोनार्की को डिपोज करने की बात करते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, उसकी पावर कम करने की बात करते हैं, वो उनको पसंद बिल्कुल भी नहीं है, और उनको या तो दूसरी कंट्री में भेज दिया जाता है, एक्साइल कर दिया जाता है, और दे वर एग्जीक्यूटेड। तो ये लोग छुप के काम कर रहे हैं, और इसी काम के लिए जो भी लाइक माइंडेड पीपल हुआ करते थे, जो भी ये लोग माना करते थे, उनने सीक्रेट सोसाइटीज या सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करे। ठीक है, जैसे इंडिया में हुआ था भगत सिंह या HSRA के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वैसे कुछ सीक्रेट सोसाइटीज यहां पे प्रिवेल कर रही है। सीक्रेट सोसाइटीज वर फॉर्म इन मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन स्टेट्स टू स्प्रेड देयर आइडिया एंड ट्रेन रेवोल्यूशनरीज। अब रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन क्या करेंगे, जो कॉमन आइडिया उनके हैं वो बाकियों के तक पहुंचाने के लिए। एट द टाइम बीइंग अ रेवोल्यूशनरी meant a commitment to oppose monarchical forms। अब जो मोनार्की है, न्यू कंजर्वेटिव रिजाइम अलग अलग जगह इंस्टॉल करी गई है, उनको अपोज करना ये एक काम है। That had been established by the Vienna Congress। ये हमको पता है कब हुई थी, 1815 में। उसका ये भी आ जाए, एक बार ये भी देख लेना। एंड फाइट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी, और उनका आइडिया क्या है, वही फ्रीडम के लिए, लिबर्टी, आजादी के लिए बात कर रहे हैं वो। They also saw the creation of nation state as a necessary part of their struggle। अब नेशन भी उनने बोला कि इस काम के लिए जो अलग अलग मोनार्की है, जो अलग अलग लैंड है मोनार्की कंट्रोल में, नोबिलिटी के कंट्रोल में, वो नहीं होना चाहिए। अलग अलग कंट्रीज बननी चाहिए जिसकी डेफिनेट पॉलिटिकल बाउंड्रीज होनी चाहिए। ये उनका आइडिया हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी मेज़ानी, एन इटालियन रिवोल्यूशनरी, वाज वन सच अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी। वो हमको पता है कार्बनरी के मेंबर हुआ करते थे, और फिर 2 ने सोसाइटी फॉर्म करी जिसका नाम है यंग इटली इन मर्सालिस और यंग यूरोप इन बर्लिन। ठीक है, ही फाउंडेड सीक्रेट सोसाइटीज फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड इटली। अब इटली के यूनिफिकेशन के लिए किसी भी मेज़ानी ने काम करा। वो चाहते थे कि वो मोनार्की के कंट्रोल से बाहर आई है और एक इंडिपेंडेंट नेशन बने, जिसकी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल बाउंड्री हो और इलेक्टेड लोग उसको लीड करें। फॉलोइंग द मॉडल ऑफ मेज़ानी, सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। इनके आइडिया को मानते हुए कई सारी जगह ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी गई। ठीक है, और उनका आइडिया भी यही हुआ करता था कि नेशन स्टेट बनने चाहिए, पॉलिटिकल बाउंड्री बननी चाहिए, और उसको इलेक्टेड लोग हेड करें। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द डेकेड, व्हाई वाज द डेकेड ऑफ 1830 नोन एज ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप? एक्सप्लेन विद एनी 3 रीजंस। अब 3 रीजन क्या हो सकते हैं ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप के? हमको पता है कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, जब फेमाइन होगा, जब क्रॉप फेल होएगी, जब काफी सारे लोग माइग्रेट करेंगे सिटीज में, और जब वो सिटीज में आएंगे, माइग्रेट करेंगे, तो उनको थोड़ी सी ग्रिम कंडीशन फेस करनी पड़ेगी, टफ कंडीशन फेस करनी पड़ेगी। कभी काम मिला, कभी काम नहीं मिला, कभी उनको अकोमोडेशन की, रहने की दिक्कत हुई। ठीक है, ये सारी चीजें कंडीशन क्रिएट करती हैं कि प्रॉब्लम्स हो, या फिर रेवोल्यूशन के एक बैकग्राउंड की तरह वर्क करती है। ठीक है, यही कुछ कंडीशन है यहाँ पे जो 1830s के बाद में हम लोगों ने देखा यहाँ पे। The following are the 3 important reasons of the decade of 1830 to be known as great economic hardship. The first one is, during the 1830 there was a large scale unemployment in Europe. Unemployment बहुत ज्यादा है, job seekers बहुत ज्यादा हैं, और काम कम है। और अगर काम कम होगा तो उनके बीच में कंपटीशन कम होगा, कंपटीशन थोड़ी ज्यादा होगा, और कंपटीशन ज्यादा होगा तो इनके वेजेस जो होंगे, रेम्यूनरेशन जो होगा, वो भी कम होगा। Cities had come up to be extremely overcrowded। अब बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग माइग्रेट करके सिटीज आ रहे हैं। ठीक है, जो विलेजेस हुआ करते थे वहां से माइग्रेट करके सिटीज या टाउन्स आ रहे हैं, और इतने लोगों की रिक्वायरमेंट तो है नहीं। तो अगर इतने लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है तो डेफिनेटली उनमें कंपटीशन बढ़ेगा और चीजों की, रिसोर्सेज की कमी होगी, क्योंकि वेजेस भी उनके कम है। सिटीज केम अप
to be extremely overcrowded. As a result, slums had started coming up. More people migrated from rural areas to urban areas. ये ऑलरेडी डिस्कस करा. स्लम्स बन रहे हैं. स्लम्स में हमको पता है कंडीशन कैसी होती है, अच्छी वहां पे कंडीशन नहीं होती, ठीक है, हेल्दी कंडीशन वहां पे नहीं होती, और ये सब कंडीशन को फेस करनी पड़ेगी. स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन वर ऑफन फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स. दो चीज वहां पे हुआ करती थी. एक तो गिल्ड्स के रिस्ट्रिक्शन हो गए, तो जो भी टाउन्स में काम कर रहे हैं, विलेजेस में काम कर रहे हैं, वो लोग इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि सिटीज में, टाउन्स में गिल्ड्स के रिस्ट्रिक्शन है जिसको वो लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे. और एक जो ग्रेट ब्रिटेन है या इंग्लैंड में जो मशीनाइजेशन हो चुका था, इंडस्ट्रीज आ चुकी थी, उसके कारण लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा था और वो काफी चीप प्रोडक्शन था. और ये जो लोग हैं कॉमन पीपल, ये उस लार्ज स्केल प्रोडक्शन से, चीप प्रोडक्शन से, चीप रेट से कंपीट नहीं कर पा रहे. ये प्रॉब्लम है जो लोगों ने फेस करी. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब द रोल ऑफ कल्चर in shaping the feeling of nationalism in Europe in 1830 at the end of the 19th century. अब कल्चर का क्या रोल है? एक वर्ड हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, रोमांटिसिज्म, ठीक है, और हम लोगों ने देखा कि जो उनकी कॉमन लैंग्वेज है, जो उनके कल्चर हैं, और जो उनमें सिमिलैरिटीज है, जो रिलीजन हो गया या जो भी उनका बिलीफ हो गया, वो भी एक ग्लू की तरह बाइंड कर रहा है उनको आपस में बाइंड करने के लिए. तो जो कल्चर है उसका क्या रोल है नेशनलिज्म को के लिए, ठीक है. ओके, लेट्स सी द आंसर. इट कैन बी सेड दैट कल्चर, म्यूजिक एंड डांस एंड रिलीजन प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म. अगर आपको एक एग्जाम्पल याद हो तो मैं बता दूं पोलैंड के बारे में. पोलैंड, उनको पता है कि काफी टाइम तक, काफी ईयर्स तक, इनफैक्ट 123 ईयर्स तक, 123 ईयर्स तक वो पार्ट हुआ करता था किसका? रशिया. रशिया ने उसको गल्फ कर लिया था, उसको इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर नहीं होने दिया, इंडिपेंडेंट नहीं रहने दिया. पर जो पोलिश थे, जो पोलैंड के लोग थे, उनने उनका जो म्यूजिक है, उनका जो लिटरेचर है, उनका जो ओपेरा है, जो अलग अलग प्रेयर्स हैं जो लोग चर्चेस में करा करते थे, उसमें पॉलिश लैंग्वेज को यूज करा. और ये कॉमन लैंग्वेज या जो लैंग्वेज उनकी हुआ करती थी उसको कंटिन्यू रखते हुए उन लोगों ने जो नेशनलिज्म की जो सेंटिमेंट्स थे या फीलिंग थी उसको जिंदा रखा, उसको अराउज करके रखा, ताकि वो लोग एक दिन लिबरेट हो पाए जिस कंट्री ने उनको कॉन्कर कर रखा है या कंट्रोल कर रखा है उससे. और ऐसा ही हुआ. 123 ईयर्स के बाद में पोलैंड मैप से गायब था और उसके बाद में वापस से वो इमर्ज करा और एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, जिसमें म्यूजिक का और सॉन्ग्स का, डायलेक्ट्स का, फोक सॉन्ग्स का काफी कंट्रीब्यूशन ये लोग माना करते थे. द रोल ऑफ कल्चर वाज इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट इट इंस्टॉल्ड अमंग द पीपल ऑफ यूरोप एन आइडिया ऑफ शेयर्ड हेरिटेज. अब ये जो कल्चर है ये काफी इंपॉर्टेंट है. इनको जो शेयर्ड हेरिटेज है, कॉमन कल्चर है, ये बताने के लिए कि हम लोग सिमिलर हैं, कॉमन है, हम लोग सेम हुआ करते थे. The ultimate result of this was development of nationalism. Art, poetry and music, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Art, poetry and music and all helped in expression nationalist feeling. हम लोगों ने ऑलरेडी रोमांटिसिज्म में पढ़ा कि रोमांटिसिज्म, ये लोग बिलीव करते हैं कि एक कंट्री को हम लोग केवल कॉन्कर वॉरफेयर्स के थ्रू ही नहीं कर सकते. इवन जो लिटरेचर है, इवन जो आर्टिस्टिक एक्टिविटी है, सॉन्ग्स हो गए, बैलेड्स हो गए, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं इनमें. वाज अ पर्टिकुलर मूवमेंट रोमांटिसिज्म. अच्छा, ये रोमांटिसिज्म का आंसर हो गया हमारे लिए. रोमांटिसिज्म क्या होता है? रोमांटिसिज्म इज अ particular was a culture movement which contributed a great deal in this process. Romantic artists and poets criticize the glorification of reason and science. अब जो लॉजिकल बातें हैं, जो रीजन है, उसकी जगह ये लोग बोलते हैं कि जो सॉन्ग्स हैं, जो पेंटिंग्स हैं, जो ड्रामा है, जो लिटरेचर है, उसको ये लोग प्रेफर करा करते थे, उसको ये लोग प्रमोट करा करते थे नेशनल फीलिंग के लिए, इंस्टेड ऑफ फोकस ऑन इमोशन एंड इंट्यूशन. अब इमोशन और इंट्यूशन की जगह ये लोग जो पोइट्री, आर्ट एंड म्यूजिक को प्रमोट करते हैं, यूज करते हैं एक्सटेंसिवली. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. Describe the process of unification of Italy.
हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इटली की यूनिफिकेशन में गिसेपी मेज़ानी का काफी कंट्रीब्यूशन था। उनने सीक्रेट सोसाइटीज भी एस्टैब्लिश करी इसी काम के लिए। उन्हें लोगों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करी ताकि जो नेशनल स्पिरिट है वो डेवलप हो सके वहां पे, ठीक है। और ऐसे कुछ यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग। सबसे पहले कोशिश तो हुई 1830 में, जो अनसक्सेसफुल हुई, और जब 2 बार कोशिश ऑलरेडी हो चुकी थी और अनसक्सेसफुल हो गई, तो अब ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, ये पूरी लाइबिलिटी जो थी, वो पूरी निभाई वहां के जो सर्डिनिया पिडमॉन्ट के जो रूलर थे उनने जो अलग अलग 7 रीजन्स हुआ करते थे उनके साथ कई सालों तक लड़ाई उनकी हुई, वॉर हुई, और उसके बाद इटली के जो अलग अलग रीजन्स हुआ करते थे उसको यूनिफाई करा, ये एक करा गया। Process of unification of Italy as follows: the commitment, participation and effort of the 3 great leaders Giuseppe Mazzini, Cavour and Garibaldi। अब गरीबल्दी हमको पता है, किसी भी गरीबल्दी एक मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे। Giuseppe Mazzini attempted to unify Italy in 1830. He founded the Young Italy, a secret organization. However, both 1831 and 1848 uprising failed. अब ये 2 अपराइजिंग फेल हो गई, 2 बार कोशिश हो गई इटली को यूनिफाई करने के लिए, पर वो जब दोनों कोशिश नाकाम हो गई तो फिर जो बर्डन था, फिर कोशिश करी गई जो वहां के जो रूलर थे वेलम उनने। इवन द रूलिंग एलाइट्स डिजायर अ यूनाइटेड इटली, तो इवन जो वहां पे रूल कर रहे हैं उन मुनाक का भी कईयों का ये मानना है कि एक जो इकट्ठा इटली होगा, यूनिफाइड इटली होगा, वो बेटर होगा, वो ज्यादा प्रॉस्पेरस होगा, आपस में उसमें ट्रेड करना या डील करना ज्यादा इजी होगा। Many conflicts contributed to the Italy unification. Chief Minister Cavour formed a deft diplomat within the France and Sardinia Piedmont. Austria defeated forces in 1859. So we know that the forces which were formed, it defeated in 1859, and with this they clearly have started that the process of unification of Italy will begin. They marched in the South Italy in 1860 and the Kingdom of the Two Sicilies, ये भी एक रीजन है, साउथ में पड़ता है जो इटली के, succeeded in driving away the Spanish rulers with the aid of local. तो जो लोकल्स हैं उनकी मदद से उन्हें ये अचीव करा कि जो रूलर्स हैं उनको वहां से इन्वेड करा गया या भगाया गया। Victor Emmanuel II was proclaimed as the king of the United Italy in 1861. विक्टर इमैनुअल सेकंड जो है उनको 1861 में वहां का रूलर डिक्लेयर करा गया, और ऐसे ये प्रोसेस यूज करा गया इटली को यूनिफाई करने के लिए। स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी 2 जो टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं वो हैं, एक तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और एक हो गया द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ये दोनों टॉपिक्स भी चाहूंगा आपको कि ये दोनों टॉपिक्स भी आप लोग पढ़ें। हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनना चाहिए, और डेफिनेटली ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करे हैं ये सारी। इसके अलावा अगर एमसीक्यूज में भी कुछ आता है तो हम लोग ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज थे वो हम लोगों ने डिस्कस करी। आप लोग अपनी स्टडीज कंटिन्यू करें, हम लोग ऐसे ही रेगुलरली कुछ वीडियोस लेके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपके लिए आते रहेंगे, और हम चाह रहे हैं कि आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग।